अब सब माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप सब रिवाइज किए हो? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ओए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों पढ़ लेना आप सब, 5 मार्क्स में आएगा। बार बार कहा हूं, थोड़ा सा रिवीजन में करवा दूंगा। ओए सुनो तो, आप लोग जल्दी से हेडिंग डालिए तो, क्रोमेटिक एबिरेशन बताए थे आपको, क्रोमेटिक एबिरेशन। सुनो ना, ए दो छोटा छोटा डेफिनेशन आपको पढ़ाना है आज, एक क्रोमेटिक एबिरेशन और एक स्कैटरिंग, है ना। ओए सुनो, क्रोमेटिक एबिरेशन क्या होता है पता है आपको? क्या कर रहा है? जला दो लाइट। ए अब बात करेगा तो उतार के पीटूंगा आज पक्का। छोटा सब सुनो, ए सुनो, प्रिज्म में सुना ध्यान से, प्रिज्म जैसा प्रॉब्लम लेंस में भी आ जाता है, उसी को क्रोमेटिक एबिरेशन कहते हैं। क्या सुना? प्रिज्म में जब आप व्हाइट लाइट को भेजते हो तो क्या होता है? कितने कलर्स में टूट गए? 7 कलर में टूट गया था। किस कारण से? कारण क्या था इसका? कारण था सभी कलर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मुझे ये बताइए तो, जिस तरीके से प्रिज्म का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, वैसे ही अगर लेंस का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, तो क्या लेंस में भी जब कलर्स आएंगे तो वो 7 डिफरेंट कलर में टूट जाएगा? और लेंस में ऐसा होना डिफेक्ट कहलाता है लेंस का। जब आप व्हाइट ऑब्जेक्ट को देखोगे ना, जैसे व्हाइट लाइट आप प्रिज्म से भेजे तो कितने कलर बन गया? 7। ऐसे ही जब तुम लेंस से व्हाइट लाइट को भेजोगे या किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे जो व्हाइट ऑब्जेक्ट है या व्हाइट लाइट से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, तो आपको उसका भी लाइट कितने पार्ट में टूट जाएगा? और आप जब लेंस से उसको देखोगे ना, तो आपको 7 डिफरेंट कलर्स में, मतलब वो ऑब्जेक्ट आपको रंगीन दिखेगा और उतना क्लियर भी। आप खुद बताओ, एक जगह पे सारे लाइट आते तो उसकी तो इंटेंसिटी हाई होती। एक जगह लाइट आता तो क्या आपको वो ज्यादा क्लियर दिखता? लाइट को जब आपने डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दिया, तो आप मुझे बताओ वो ज्यादा क्लियर दिखेगा या अनक्लियर होगा? अरे ब्लर दिखेगा ना, तो वो ज्यादा क्लियर नहीं दिखता है। अगर लेंस में ऐसा प्रॉब्लम हो जाए और कोई ऐसा जो ऑब्जेक्ट हो जिससे व्हाइट लाइट आ रही हो, तब आप उसको लेंस में देखेंगे ना, तो आपको डिफरेंट कलर में टूट जाएगा। वहां भी 7 पार्ट्स में टूट जाएगा कलर्स, और जब 7 पार्ट में टूट जाएगा तो आपको ब्लर दिखेगा। वो आपको कलरफुल दिखेगा लेकिन ब्लर दिखेगा, तो उस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिक। तो ये लेंस का एक ऐसा डिफेक्ट है ना, जिसके कारण व्हाइट लाइट जब पास करती है लेंस से, तो ये भी क्या होता है? 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाता है। तो इसी चीज को कहते हैं क्रोमेटिक। जैसे प्रिज्म में 7 कलर बने थे ना, वैसे ही लेंस में भी व्हाइट कलर का कितना कलर बन जाता है? 7। और इस डिफेक्ट को, क्योंकि लेंस में ऐसा बन गया, तो मान लो आपके आई, जब आपका जो चश्मा उसमें लेंस लगा हुआ है, अब क्या होगा प्रॉब्लम? आपको 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाएंगे, तो आपको इमेज क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। तो इसलिए ये डिफेक्ट माना जाता है किसका? लेंस का। लिखिए, लिख लीजिए, इट इज एन ऑप्टिकल एरर, इट इज एन ऑप्टिकल एरर प्रोड्यूस्ड इन लेंस। क्रोमेटिक एब्रेशन कहां पे हम मानते हैं? लेंस में। इट इज एन ऑप्टिकल एरर प्रोड्यूस्ड इन, इट इज एन ऑप्टिकल एरर प्रोड्यूसेस इन लेंस which fails to focus, which fails to focus all colors, which fails to focus all colors of white light, all colors of white light at same point, at same point। ओए, व्हाइट लाइट जब आप भेजेंगे तो ये कितने कलर में टूट जाएगा? लेंस में भी 7 कलर में। तो आप मुझे बताइए, उसका एक फोकस रहेगा या डिफरेंट डिफरेंट फोकस हो जाएगा? भाई सबका फोकस चेंज हो जाएगा, हर कलर के लिए फोकस अलग हो जाएगा। और ये हो जाएगा तो आपको पता है जो इमेज है वो आपको क्लियर, ब्लर दिखेगा, और ब्लर दिखेगा तो ये अच्छी बात
इसलिए कैसा इफेक्ट, ये क्या कहलाता है, ये डिफेक्ट कहलाता है। देखो बना के दिखा दो। अगर व्हाइट लाइट आएगी ना तो यहां से जब कलर टूटेगा तो सबसे कम डेविएशन होगा रेड कलर का और सबसे अधिक डेविएशन वायलेट का। लिख लीजिए, सबसे अधिक डेविएशन वायलेट का और सबसे कम डेविएशन, और बाकी सारे कलर्स इसके बीच में बनेंगे। तो मुझे बताइए एक ही पॉइंट पे फोकस होगा या 7 अलग अलग पॉइंट्स पे? सभी पॉइंट्स के फोकस अलग अलग हो जाएंगे, यानी इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे फोकस बन जाएगा सभी रंगों के लिए। अरे सारे कलर्स एक जगह पे फोकस, सारे कलर्स एक जगह पे फोकस, अलग अलग पॉइंट पे फोकस करेगा और अलग अलग पॉइंट पे फोकस कर देगा तो वो डिफेक्ट हो गया लेंस का। इसको कहते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। यस और नो? चलो तो ये याद रखिएगा, लेंस का ये डिफेक्ट होता है कि व्हाइट लाइट जब पास करती है ना तो सारे एक ही जगह पे नहीं आते हैं, सारे कलर्स टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, अलग अलग पॉइंट पे फोकस करता है। तो इसीलिए मैंने लिखवाया विच फेल टू फोकस ऑफ ऑल कलर्स एट अ पॉइंट एट अ सेम पॉइंट, है ना। तो ये डिफेक्ट कहलाता है। ए गंडा आके देंगे एक थप्पड़, ऐसे ही को नहीं दिखता है, क्रोमेटिक एब्रिविएशन कर देंगे आके, छोटा दोनों नहीं दिखेगा। सुनो, तो ये डिफेक्ट होने से हमें इमेज क्लियर नहीं दिखता है क्योंकि डिफरेंट कलर्स जो होते हैं उसका फोकस डिफरेंट हो जाता है। तो ये एरर है आपके लेंस का, तो इसे कहते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। चलिए नेक्स्ट लिखिए। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ फिगर बना लो। स्कैटरिंग ऑफ, स्कैटरिंग समझते हो? लाइट का हर तरफ फैल जाना। अरे लाइट का हर तरफ स्कैटरिंग, जो लाइट नहीं छितर बितर हो जाता है इधर उधर, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्कैटर्ड कर गया, है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? सुना भाई, जैसे आपके एटमॉस्फेयर में, आपको पता है कि आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज अवेलेबल है, यस और नो? बहुत सारे गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल है। तो ऐसे बहुत सारे गैसेज और डस्ट पार्टिकल है, और मान लीजिए सनलाइट आई और सनलाइट वो टकरा गई डस्ट पार्टिकल से या फिर आपके एटमॉस्फेयर के गैसियस पार्टिकल से, तो क्या होगा? इससे टकराने के बाद लाइट हर डायरेक्शन में, अरे लाइट हर डायरेक्शन में क्या होता है? फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डस्ट पार्टिकल है, लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज इससे टकराने के बाद डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फैल गई, और ये जो फैलने का फिनोमिनन है उस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ। फंडा समझे? छोटा सा चीज है, बस पूछता है बोर्ड में तो इसलिए करवा रहा हूं। लिखिए तो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिनन, लिखो, द फिनोमिनन इन विच लाइट deviated from its path, the phenomenon in which light deviated from its path on being, जब वो सराउंडिंग मीडियम से इंटरेक्ट करता है, वही लिख पा रहा हूं, on being interacted with the particle of medium, on being interacted with particle of medium, मीडियम मतलब जिस मीडियम का हम बात कर रहे हैं, जिस मीडियम में पार्टिकल से, उस पार्टिकल से जब इंटरेक्ट करता है कौन? लाइट, तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। देखो आ रहा था ऐसे और डेविएट होकर इधर उधर फैल गया। दिस फिनोमिनन इज व्हाट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो फंडा समझे? अरे कोई पार्टिकल है, लाइट रेज आ रही है, और लाइट रेज आने के बाद वो अपने पाथ पे नहीं रही। पाथ मतलब क्या? वो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अपने पाथ पे नहीं रह पाया, वो इससे टकराने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर गया, फैल कर गया। तो वो जो हर डायरेक्शन में फैल जाता है उस चीज को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है ना, सुनना, उसके बारे में एक बात कहा गया था, रेले एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक बात कही थी, स्कैटर्ड का जो इंटेंसिटी है, कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर करता है? तो उन्होंने कहा था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ क्या? वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका स्कैटरिंग, बताओ मुझे,
सबसे कम स्कैटर्ड कौन करेगा? रेड। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ना, तो रेड सबसे, इसीलिए सुनना, आपने सुना है ना खतरे के लिए हम लोग लाल रंग का यूज करते हैं। लाल रंग ज्यादा स्कैटर्ड नहीं करता। आप मुझे बताओ, कोई चीज अगर स्कैटर्ड कर गया तो वो क्या लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाएगा? तो हम लोग रेड कलर को यूज इसीलिए करते हैं डेंजर के लिए, कि वहां पर रेड कलर स्कैटर्ड सबसे कम करता है, कम फैलता है, तो वो सीधा आपके पास पहुंचेगा। और जो आपने पढ़ा था वॉयलेट कलर, जो वॉयलेट कलर था वो स्कैटर्ड सबसे ज्यादा करता है। जैसे आप देखो, आपको याद होगा, पढ़े थे ना, ये था, देखो देखो, इधर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो ये सब जो है वो बहुत कम स्कैटर्ड करते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो 2-3 है वो बहुत, तो ये तीनों स्कैटर्ड करता है। और ब्लू कलर भी बहुत ज्यादा स्कैटर करता है, इंडिगो भी, वायलेट भी, है ना। तो ये सब ज्यादा स्कैटर्ड करने के कारण एटमॉस्फेयर में फैल जाता है स्कैटरिंग के बाद, और इसीलिए आपको जो स्काई का कलर है वो कैसा दिखता है? अरे स्काई लुक्स ब्लू, क्यों? बिकॉज ब्लू कलर्स स्कैटर्ड मोर देन व्हाट? रेड कलर। तो रेड से ज्यादा स्कैटर ब्लू करता है। अब क्वेश्चन है कि सर ब्लू कलर करता है तो स्काई जो हमें ब्लू दिखता है उसमें तो ये दोनों कलर भी तो होगा, तो आपको जो स्काई दिखता है वो कंप्लीट ब्लू, एक्चुअल में इन सब का मिक्सचर से एक अलग कलर बना है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको याद रखना है कि ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ, देखो याद रहेगा, नीचे लिख लीजिए, तो नीचे लिख लो, एक लाइन चेंज कर लिखना, अकॉर्डिंग टू रेले, ये लिख रहा हूं मैं स्पेलिंग, अकॉर्डिंग टू रेले the intensity of scattering is inversely proportional, the intensity of scattering और intensity of scattered light भी कह सकते हैं, is inversely proportional to the fourth power of wavelength, inversely proportional to the fourth power of wavelength। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम देगा, ऐसे लिख लो, I inversely proportional to wavelength का पावर कितना। तो आप याद रहेगा, जो शॉर्टर वेवलेंथ है ज्यादा स्कैटर करेगा, और जो लार्ज वेवलेंथ है, यस और नो, या जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो क्या करेगा? कम स्कैटर करेगा। तो ज्यादा स्कैटर कौन करता है? देखो आपने कहा था ना, इधर का कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब स्कैटरिंग ज्यादा करता है, रेड, ऑरेंज, इन सब का स्कैटरिंग सबसे कम होता है। तो आपसे पूछता है स्काई ब्लू क्यों दिखता है, तो स्काई लुक्स ब्लू, इसका क्या आंसर होगा? बिकॉज ब्लू कलर स्कैटर्ड मोर देन द रेड कलर, यस और नो, बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज लोअर या लेसर। तो इसका लेसर वेवलेंथ है इसलिए ये ज्यादा स्कैटर करेगा, और जिसका लॉन्गर वेवलेंथ है वो स्कैटर कम करेगा। लिख लो ये खुद से, बोलो। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और स्कैटरिंग का भी कंडीशन याद रखना, फॉर्मूला आपको याद रखना है। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, ये इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, है ना। तो दिमाग में रखिएगा। और कोई खास बात? यस और नो? नीचे लिख लो, तो ओए एक पॉइंट लिख लो नोट करके, ब्लू कलर हैज शॉर्टर वेवलेंथ, blue color has shorter wavelength, blue color has shorter wavelength than red color, that's why it scatters more strongly, that's why it scatters more strongly, that's why it scatters more strongly, and sky looks blue, and sky looks blue। तो इसका शॉर्टर वेवलेंथ है तो ज्यादा स्कैटर करता है, तो आपको स्काई इसलिए क्या दिखता है। तो याद रखिएगा, छोटा सा कंसेप्ट है, बस आगे बढ़ते हैं, बस खत्म। ये उसी का पार्ट था थोड़ा सा आपके प्रिज्म का। नेक्स्ट आप लोग लिख लो,
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा सा फटाफट इसको रिवाइज करवा देता हूं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपको दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, कौन कौन सा? टेलीस्कोप एंड, लिख लीजिए, लिखो फटाफट। इसमें आपको दो पढ़ना है, टेलीस्कोप और, लेकिन वो बात की चीज है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, लिखो फटाफट, थीटा नॉट। क्या होगा डेफिनेशन बताओ, क्या होता है विजुअल एंगल पता है? आपके आंख में कौन सा लेंस लगा है? कॉन्वेक्स। तो आपके आंखों के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, कितना डिस्टेंस पर? मिनिमम डिस्टेंस क्या है किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए? हाँ, डी का वैल्यू कितना लेते हैं? 25 सेंटीमीटर, पता है ये कितना है? ऑब्जेक्ट को हमने क्या माना? आपके ऑब्जेक्ट ने आपके आई लेंस पर जो एंगल बनाया, अरे आपके ऑब्जेक्ट ने जो आई लेंस पे क्या बनाया, जो एंगल बनाया, उसी एंगल को कहते हैं विजुअल एंगल। लिखो, इट इज इक्वल टू द एंगल, it is equal to the angle made by the object, it is equal to the angle made by the object, it is equal to the angle made by the object at eye lens, it is equal to the angle made by the object at eye lens। देखो, ऑब्जेक्ट ने जो आई लेंस पे एंगल बनाया, उसी एंगल को हम क्या कहते हैं? विजुअल। बना लो फोटो, इसका वैल्यू भी निकाल लीजिएगा, tan थीटा नॉट, ये हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना, इसको ओ मान लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर एओ। ए बी का वैल्यू ए बी ही रहेगा और एओ का वैल्यू क्या हो जाएगा? -d। तो आपका थीटा नॉट हो जाएगा -ab अपॉन डी। ये किसका विजुअल एंगल है? ऑब्जेक्ट का। किसका विजुअल एंगल है? ऑब्जेक्ट का जो विजुअल एंगल है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, वो है आपका थीटा नॉट। क्योंकि जब आप मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे ना, तो इमेज का विजुअल एंगल, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल, इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो जो हम इंस्ट्रूमेंट से इमेज बनाएंगे उसका विजुअल एंगल क्या होगा? वो, और जो आपने आई के साथ जो विजुअल एंगल बना है वो, इन दोनों के रेशियो से हम निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर। विजुअल एंगल क्या होता है याद हुआ? ऑब्जेक्ट का बनाया गया एंगल किसके साथ? आई लेंस के साथ। ओके, लिखो, इधर बैठा करो, कोना में जाके बैठती है, बाद में हटी हटी करती। ऑब्जेक्ट ने आई लेंस के साथ जो एंगल बनाया उसको क्या कहते हैं? विजुअल एंगल। ठीक है, अब इसी के हेल्प से हम लोग माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को देखेंगे कि माइक्रोस्कोप को लगाने से इमेज कितना एंगल बनाता है, और बिना माइक्रोस्कोप का जो एंगल बन रहा है वो आपके सामने है। नेक्स्ट लिखिए, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में आपको दो मेन चीज पढ़ना है ना। सबसे पहले माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, वो कोई पूछता, आपसे पूछा जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लिखिएगा, सबसे पहले लिखो माइक्रोस्कोप, और जिसको माइक्रोस्कोप आ गया उसको टेलीस्कोप भी आ गया, 5 मार्क्स में पूछेगा। क्या होता है माइक्रोस्कोप का काम बताओ? माइक्रो मतलब क्या? छोटा, स्कोप मतलब देखना, छोटे ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है कौन? लिखिए, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, it is an optical instrument, it is an optical instrument which is used to
यूज्ड टू इंक्रीज द विजुअल एंगल, छोटा ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल छोटा होगा तो हम उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से बढ़ा देंगे, विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द विजुअल एंगल, विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, which is used to increase the visual angle of very small object, है ना। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल को बढ़ाते हैं किसके हेल्प से, लेकिन इसमें हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड। लिख लीजिए, सिंपल माइक्रोस्कोप से अपने कोई मतलब नहीं है तो हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको मैंने बताया था ये बहुत इजी होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग कितने लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दो। कौन सा, कॉन्वेक्स। अरे कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स याद है कुछ, देखो 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 फिगर देखो, एक आपके पास छोटा सा लेंस होता है और इसी लेंस को, इसी के सामने एक आप बड़ा लेंस भी लेते हैं, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट पीस या ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्ट पीस कह दो, और एक हम लोग रखते हैं आई के पास, उसको हम लोग कहते हैं आई पीस। अब सुनो मेरी बात, इसके सामने ये जो ऑब्जेक्टिव पीस है तो इसके फोकस को हम FO लिखेंगे, O से शुरू है ना, और यहां पर उसका 2FO, और इसके बीच में हम किसको रखते थे, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और जब आप इसको रखते थे तो इसका इमेज बनता था कहीं, इसका लार्ज इमेज बनता था, उसको हम लोग मानते थे A' और B', और यहां पर आप दूसरा लेंस लगाते थे। मुझे बताइए क्या दोनों कॉन्वेक्स है, यही बताना चाह रहा हूं। इसके ऑप्टिकल सेंटर को O2 मान लीजिए, इसके ऑप्टिकल सेंटर को, इसको हम लोग कहते थे आई पीस। इसे आप ऑब्जेक्ट पीस भी कह सकते हो, नाम तो कुछ भी कह सकते हो। ये ऑब्जेक्ट के बगल में रखा हुआ है इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्ट पीस, और ये इस लेंस के पीछे हमारा आंख होता था ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इसलिए इसका नाम आई पीस। समझे। तो कितने लेंस हैं, दोनों का एक्सिस सेम अलग, तो लिखिए इट इज, लिखो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू कोएक्सियल, नीचे लिखेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, पहले कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा। It is consisting of two coaxial convex lens. It is consisting of two coaxial convex lens in which one lens is kept, एक लेंस किसके बगल में है, अरे एक लेंस किसके बगल में है, तो one lens is kept nearer to the object, one lens is kept nearer to the object, one lens is kept nearer to the object, known as objective lens, known as objective lens। अच्छा सब्जेक्टिव, अगला known as objective lens, ओके, और ऑब्जेक्ट पीस भी कह सकते हो। अब सुनो ध्यान से, ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा लेंस कौन सा है, अरे दूसरा कौन सा पीस, तो लिखिए नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस, उसमें एक चीज लिख दो, हुज अपर्चर एंड फोकस, हुज अपर्चर whose aperture and focal length लिख लो, whose aperture and focal length is smaller, ये बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, whose aperture and focal length is smaller। फिर लिखेगा another lens is kept, फुल स्टॉप देके लिखो, अनदर लेंस इज केप्ट, अनदर लेंस कहां रखे हैं, अनदर लेंस इज केप्ट
nearer to the eye. Another lens is kept nearer to the eye, known as eyepiece. Another lens is kept nearer to the eye, known as eyepiece. इसका साइज क्या है? तो लिखे whose aperture and focal length is large. Whose aperture and focal length is large. इसका फोकल लेंथ और साइज दोनों क्या है? लार्ज है. Whose focal length and aperture is large. ठीक है, बस हो गया. फिगर बना लोगे? लिख लो. आपको पता है जो आई लेंस है उसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं. अरे इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं. किसको? आई लेंस को. चलो बना लो, आप ऐसे बना लो. ये बनाना, नीचे 2-3 लाइन छोड़ना, फिर आगे इसका वर्किंग लिखेंगे. बाकी कैलकुलेशन पहले इतना में कर लेंगे. एक इमेज और बनाना होता है, बट पहले इसका कैलकुलेशन कर लेंगे. ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आई पीस है, तो इसके फोकस को हम लोग कहते हैं एफई. ये सब नाम लिख लो. ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पीस से, तो इसको यूओ कहते हैं. और इसका जो इमेज बना है यहां तक का, इसको वीओ कहते हैं. और इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको यूई कहेंगे. ये सब पॉइंट दिखा दीजिए. ये ऑब्जेक्ट था तो इसका नाम यू. ओ क्यों लगा दिए? क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस था. इसी प्रकार से इसके लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसको आपने यूई कहा क्योंकि ये आई पीस था. इसका इमेज बना था वो, तो इसको वीओ कह दिए. इस फिगर से हम लोग क्या करेंगे? पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर दूसरा फिगर बनाएंगे. कि दूसरा फिगर बनाने के बाद ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है. अभी कैलकुलेशन करना आसान है. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है. सिमिलर का कंसेप्ट लगा देंगे, हो जाएगा. एक लेंस आप बनाना छोटा, ऑब्जेक्टिव लेंस. एक बड़ा बनाइएगा, आई लेंस. बस. माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप दोनों एक जैसा ही है. इसको आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको टेलीस्कोप भी आ जाएगा. लिख लिए? चलो, नीचे 3 लाइन छोड़ देना, ठीक है? उसके बाद लिखिएगा जो मैं लिखवा रहा हूं. नीचे 3 लाइन छोड़ेगा. फिगर थोड़ा एक और बनाना पड़ेगा तो आपका कंजस्टेड ना हो. नीचे 3 लाइन छोड़ के लिखे वर्किंग, कैसे काम करता है वो लिखे. सुनो तो, कुछ नहीं, जो फिगर में है वही लिखना है. अभी भी आपने वही लिखा जो फिगर में है. कितने लेंस थे? 2. दोनों एक ही एक्सिस पे था, तो कोएक्सियल. ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज छोटा था, तो लेस एपर्चर एंड लेस फोकस. और उसी प्रकार से इसका साइज बड़ा था, लार्ज एपर्चर एंड लार्ज फोकस या फोकल लेंथ, जो भी आप बोले हो. फिर आप अब क्या लिखने वाले? सुनो, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा? FO और 2FO के. इसका इमेज कहां बना? इसका इमेज कैसा बना? क्या इससे बड़ा इमेज बना और टेढ़ा बना, मतलब उल्टा, और साथ में रियल? यही पॉइंट आपको लिखना है. लिखिए, लिखिए. एन ऑब्जेक्ट ए बी, लिखो आप सब. एन ऑब्जेक्ट ए बी, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज केप्ट. एन ऑब्जेक्ट ए बी को कहां रखे हैं? इज केप्ट इन बिटवीन FO and 2FO. An object AB is kept in between FO and 2FO. FO, यहां देखो, FO and, अरे FO मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो FO and 2FO. So that कैसा इमेज बना है? रियल. देखो, so that real, inverted and magnified image
so that real, inverted and magnified image, real, inverted and magnified image, A dash B dash, इमेज का नाम लिख दो, A dash B dash forms, A dash B dash forms, है ना। अब ये जो इमेज बना उसको आपने कहां रखा, इस इमेज को आपने रखा है आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। आपको ऐसे अरेंज करना है कि ये जो इमेज बना है वो होना चाहिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। फॉर्म्स नीचे लिखिए, दिस इमेज इज केप्ट, उसमें लिखो दिस इमेज इज केप्ट, दिस इमेज इज केप्ट इन बिटवीन, दिस इमेज इज केप्ट इन बिटवीन क्या, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, दिस इमेज इज केप्ट इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ आई पीस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ आई पीस, सो दैट, अब वो मैं नहीं लिखूंगा, मतलब वो फिगर नहीं दिखाऊंगा, फिगर बाद में उसको बनाएंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, खाली लिख लीजिए सिर्फ, सो दैट फाइनल इमेज, so that final image erect, final image erect, virtual and magnified, so that final image erect, virtual and magnified, और इमेज का नाम होगा A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश फॉर्म्स, A डबल डैश B डबल डैश फॉर्म। फाइनल इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट, इन्वर्टेड और मैग्निफाइड, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। सुनो ओए, ये फिगर आप सब बना लिए थे ना, तो यहीं पे आपको रुकना है, इसके आगे कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। ये ट्रायंगल दिख रहा है, बोलो तो ये ट्रायंगल कौन सा है, AO1 और ये ट्रायंगल A डैश O1 और क्या दोनों सिमिलर है। तो अगला स्टेप में आपकी कॉपी में फिगर बना हुआ है, मेरा तो नहीं बना हुआ है, आप उसको लिखो, ट्रायंगल A डैश, जहां आपने खत्म किया उसके नीचे ही लिखना है, वो जो स्पेस छोड़े थे उसमें कुछ मत करना, A डैश O1 B डैश सिमिलर ट्रायंगल AO1 और क्या, बोलो सिमिलर ट्रायंगल के प्रिंसिपल से बताइए मुझे, इधर क्या क्या है, इधर है AB अपॉन A1, अपने कॉपी में देखते चलो, मेरे तो दिमाग में ही फिगर है, AB था तो AB अपॉन AO1 और उस तरफ है A डैश B डैश अपॉन A डैश O1। साइन जरा रख दो तो किसमें क्या साइन लगेगा, AB ऊपर है तो प्लस, AO पीछे है तो, फिर A डैश B डैश नीचे है तो माइनस, और A1 राइट साइड में है तो प्लस ही रहेगा। क्या ये माइनस माइनस कैंसिल, देखिए AB का मान तो AB ही रहेगा, AO1 क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ना, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप क्या माने थे, UO इक्वल टू, ये हो गया A डैश B डैश, हमको A डैश B डैश ही निकालना है, और इसका वैल्यू A डैश O1 क्या हो जाएगा, बोलो A डैश B डैश का वैल्यू, ये हो गया VO अपॉन UO इंटू AB, ये आपको बनाना है, A डैश B डैश आपको निकालना है पहले, और फिर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में बैठाना है। तो आपको भी यही करना है, मुझे लगता है तुम्हें ये ट्रायंगल देख के नहीं सॉल्व कर लो खुद से, वही ट्रायंगल देख के आपको सॉल्व करना है, उस ट्रायंगल को देख के इस पूरे को सॉल्व कीजिए। AB अपॉन AO1 और ऐसे ही A डैश B डैश अपॉन A डैश O1, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, लेफ्ट में है तो माइनस, राइट में है तो प्लस। मैथ में जैसे आप साइन यूज करते हो ना, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, वैसे यूज कर लो। साइन आप खुद से ले सकते हैं, जो राइट में उसको प्लस में लिखेंगे, जो लेफ्ट में उसको माइनस में लिखेंगे, ऊपर है तो प्लस में लेंगे, नीचे है तो बस, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये साइन कन्वेंशन काम करता है। यस और नो, बताइए। अब अगला, आपको अगला क्या निकालना है, सुनना,
ओए, इस आंख पे है ना, इस आई पे कितना बनेगा विजुअल एंगल, वो आपको निकालना है इमेज का। सुनना, अब इसके बाद एक स्टेप और चलेगा, सुनना। इसका इमेज बनना बाकी था, अगर मैं बना देता ना तो आप ये सिमिलर ट्रायंगल भी नहीं लगा पाते। अब देखो कितना आसानी से बनने वाला है। ये रेज कहां पहुंचा, यहां से लेते हुए ले जा रहा हूं, ये रेज को कहां पहुंचा दिया मैंने, आई पे, ठीक है। ये तुम समझ जाओ, थोड़ा इसको टच करना चाहिए था, टच नहीं कर रहा है, कर लो, थोड़ा टेढ़ा कर देता हूं, हाँ अब ठीक है। हाँ, आंख बदल दें, ये आंखें खराब है ना, ये सब नैनो नैनो का कसूर है। हटाओ भाई, चलो तुम्हारा आंख यहां, अब इतना बड़ा लो, अब कोई रे आंख से बच के नहीं जाएगा, अब सब रे आंख में ही पहुंचेगा। सुनो, ठीक है। अब ओए, इसका इमेज कहीं पर बनेगा जो बहुत बड़ा होगा, इसको हम मान लेंगे ए डबल डैश और बी डबल डैश। ए सुनो, आंख ने जो विजुअल एंगल बनाया उसको क्या मान लो, तो इधर से भी क्या ये थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, टेन थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन, बोलो यहां से देखो, इन ट्रायंगल ए डैश ओ टू बी डैश। अच्छा तुमने फिगर बनाया क्या, पहले फिगर बनाओ और तुम अपने कॉपी में देखो कि टेन थीटा कैसे निकलेगा। नहीं अलग नहीं बनाना है, उसी में बनाओ, अलग क्यों बनाओगे। हाँ, जो लाइन 3 लाइन छोड़े थे ना, उसमें वो इमेज को खींच दो, उसी के लिए छुड़वाए थे। टेक्निक से डर गया था, टेक्निक से एफ और 2FO के बीच रखते हैं तो इमेज बनता है एक बड़ा, और फिर ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं तो कैसा बनता था, याद करो तुम, रे डायग्राम तुम्हें याद हो तो, इरेक्ट बनता था, इनलार्ज बनता था, तो वही फंडा तो लगाया हूं, लेकिन वर्चुअल बनता था। अब इसको डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे तो और अच्छा है, ऐसे डॉट डॉट लाइन से दिखाना होता है। नहीं नहीं तुम बना लो ना, तुम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वर्चुअल है इसीलिए, और कोई बात नहीं है। और ये रेज कहां पहुंचा, आंख पे, इस इमेज का विजुअल एंगल कितना, थीटा। तो इमेज ने जो विजुअल एंगल बनाया और ऑब्जेक्ट ने जो विजुअल एंगल बनाया, उसके रेशियो को ही कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। आगे बढ़े, ओए बोलो, ओए ट्रायंगल देखो तो, ए डैश बी डैश और ये O2, देखो तो यहां ए डैश O2 बी डैश, इसमें तुम मुझे टेन थीटा बता सकते हो, बोलो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए डैश और बेस ए डैश O2। तो देखो यहां पे थीटा इक्वल टू, सुनो भाई, ए डैश बी डैश का वैल्यू यहां तुम्हारे पास है। अच्छा ए डैश बी डैश किधर बना था, नीचे, नीचे तो माइनस, और ये भी, ये तो कैंसिल हो गया, हाँ है ना। अब सुनना, ये देखो ए डैश बी डैश का जो वैल्यू है वो यहां रखो, वी नॉट अपॉन यू नॉट, और साथ में क्या, अरे ए डैश बी डैश हुआ, और AO2 क्या है देखो तो यहां, AO2 का डिस्टेंस यूई, आई पीस का ऑब्जेक्ट, तो अपॉन क्या, थीटा निकल गया। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है आप देख लो, थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा क्या है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और थीटा नॉट क्या था, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। इमेज ने कितना विजुअल एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट ने कितना विजुअल एंगल बनाया, दोनों के रेशियो को ही हम कहते हैं मैग्नीफाइंग। ओए, इंस्ट्रूमेंट से जो इमेज बना उसका विजुअल एंगल कितना बना आई पे, और बिना इंस्ट्रूमेंट के विजुअल एंगल कितना था, उन दोनों के रेशियो को कहते हैं मैग्नीफाइंग। बोलो थीटा कितना, वी नॉट अपॉन यू नॉट और ए बी अपॉन, और थीटा नॉट बोलो क्या था, यहां देखो थीटा नॉट, थीटा नॉट
माइनस ए बी बाई डी, माइनस ए बी अपॉन डी, ये ए बी और ए बी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज वी नॉट अपॉन यू नॉट और डी अपॉन, और साथ में माइनस इसलिए आया क्योंकि फाइनल इमेज जो आपका बना था वो नीचे था, है ना। अदरवाइज आपके ऑप्शन में माइनस नहीं रहे तो आप प्लस भी टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनल इमेज किधर बना है, नीचे। हो गया। माइक्रोस्कोप को आपने जैसे प्रूफ किया वैसे ही कौन है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी कितने लेंस, दो। उसमें भी एक होता है ऑब्जेक्ट के पास, उसे ऑब्जेक्ट पीस कहते हैं, एक होता है आई के पास उसे, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट पीस का अपर्चर बड़ा होता है और आई पीस का अपर्चर। नीचे लिखिए स्पेशल कंडीशंस। बस हो गया। इसके बाद आप लोग को डायरेक्ट पढ़ाऊंगा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपको मात्र 3 चीज पढ़ाना है, वाईडीएससी, इंटरफेरेंस और हाइजन प्रिंसिपल, खत्म। अब 1 से 2 क्लास और, बस। दे बाकी सब रिवाज, वो सब थ्योरेटिकल है, खुद से देख लो एक बार, छोटा। रेनबो कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी और ज्यादा ब्राइटर कौन होता है, दोनों में आपको बोलेगा लिखने के लिए। ज्यादा चमकीला कौन, प्राइमरी ज्यादा ब्राइटर, और सेकेंडरी। प्राइमरी में कितने बार रिफ्रैक्शन, अभी बताता हूं सारे पॉइंट्स। प्राइमरी में 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और सेकेंडरी में 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार टीआईआर। 2 पॉइंट हो गए। एक और पॉइंट बताओ, ओए, प्राइमरी में आउटर कलर जो होता है वो रेड और इनर कलर वायलेट, और सेकेंडरी में आउटर कलर वायलेट, इनर कलर। उसके लिए तुम्हें मार के आसमान में भेजना होगा, फिर वहां तुम्हें दिखेगी रेनबो। चलो नीचे लिखो। अच्छा, उस पर क्वेश्चन करवा है, लिखो स्पेशल कंडीशंस। बस हो गया, लिखो ना, 2 मिनट लास्ट है। ओए बस हो गया, खत्म। अब जिस बच्चे को आता है आगे किया हुआ है उसको अब आने की भी कोई जरूरत, जिसको जरूरत लगे वही आना। मेरे से पूछ रहे थे कब खत्म होगा, तुम जब आना बंद कर दोगे तब। अब खत्म है। तुम जब तक आते रहोगे मैं पढ़ाते रहूंगा, सिलेबस का कोई अंत थोड़ी होता है। ओए लिखो, इफ इमेज, लिखो इफ इमेज फॉर्म्स एट डी, इफ इमेज फॉर्म्स एट, बोलेगा कि डी डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म किया, तो बताइए कंडीशन। सुनो, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, इमेज फॉर्म किया कहां पे, डी पे ना, पीछे इमेज बन रहा था ना, तो साइन क्या लेंगे, माइनस डी, ये माइनस यूई और ये माइनस एफ ई, सॉरी सीधे 1/fe। और एक मिनट, ये तुम पूरा लिख रहा है क्या, नहीं छोटा, क्या करेगा लिख के, बस मैं जो लास्ट में रिजल्ट लिखूंगा लिख लेना, 1/fe प्लस 1/, दोनों का एलसीएम। अरे गधा पूरा मत लिखो, तुम सिर्फ ये लिखो, यूई बराबर डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, हो गया। मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूला में ये बैठा दो से, माइनस वीओ अपॉन यूओ, कुत्ता देखो, देखो यहां पे डी अपॉन यूई का वैल्यू क्या था, फॉर्मूला में था ना, यहां यूई देखो, अरे ये था ना, इसको पुट कर देना है। तुम सिर्फ ये लिखो, कोई आपसे पूछेगा इमेज फॉर्म से डी, तो लिख देना यूई का वैल्यू होता है डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, उसका वैल्यू यहां बैठा दो, डी एफ ई और ऊपर जाके हो गया डी प्लस, ये दोनों कैंसिल, एम कितना, माइनस वीओ यूओ, ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई।
एक कंडीशन ये होता है, आपको अगर बोले कि इमेज बन रहा है डी पे, तो मैग्नीफाइंग पावर ये नहीं नहीं नहीं, ये लाइन लिख के ये लिखो और ये लिखने के बाद वो वैल्यू लिख दो। हाँ, ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत बार जाके देखना, तुम्हारे मॉडल सेट में इस बार भी दिया होगा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट देता है, इमेज अगर डी पे है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या, तो तुम फॉर्मूला याद कर लो, काम चल जाएगा, बट आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पहला कंडीशन है इमेज फॉर्म्स एट डी, दूसरा कंडीशन है इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, इफ इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, लिखो इफ इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्स एट क्या, बोलो ए, इंफिनिटी पे होगा तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, क्या हो जाएगा 1/इंफिनिटी माइनस 1/ माइनस u इक्वल टू 1/, बोलो u इक्वल टू, ये तो बहुत आसान है। अरे इंफिनिटी पे जब इमेज होता है तो ऑब्जेक्ट कहां होता है, फोकस पे, तो वही तो लिखा है, m का वैल्यू क्या हो गया माइनस vo बाई uo, और साथ में d अपॉन ue की जगह f आ गया, खत्म। टेलीस्कोप खुद से कर लोगे, खुद से कर लो, एक मिनट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप करके ही जाना, इस बार ये पूछेगा फिर से 5 मार्क्स में, यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप 5 मार्क्स। ऑप्टिक्स में तुम्हें मैंने 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन बताया था, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, एक माइक्रोस्कोप, इतना कम से कम कर लेना, समझे। यहां से 2 क्वेश्चन देगा आपको, अब तुम जितना कर पाओ। ये क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर ही था छोटा,